धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। चीज़ें आराम से आपको समझ आएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है जी। पेज नंबर 1 पे देखिएगा आप। फाउंडेशनल नॉलेज की बात करते हैं पहले। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। यू वर गोइंग टू द स्कूल एंड ऑन द रोड while going to the school you found a 10 rupee note. One option is you keep the 10 rupees. Second option is you go to the school and give it to the teacher. छोटा सा सिनेरियो है सर। जरूरी नहीं है स्कूल, कभी सड़क पे चलते हुए भी होता है। 10 रुपए पाए। बचपन में आपको याद होगा, क्रिकेट खेलते थे तो बॉल पाई गाड़ी के नीचे, पेड़ के पीछे। अब सवाल ये उठता है सर कि क्या किया हमने उस समय। 100% लोगों ने बचपन में जब जब बॉल पाई, बॉल तो हम लोग उठा के ले आए। मैं भी लाया हूँ देखो। ठीक है। मैं तो अपने दोस्त के साथ कोचिंग जाता था, पैदल ट्यूशन जाते थे बचपन में। तो एक बार हमें सड़क पे 10 रुपए मिले थे, तो हम दोनों ने 5-5 रुपए के समोसे खा लिए। हम तो भूखे भी हैं, शरीर से भी दिख रहा होगा आपको। पर प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों सिनेरियोज में आप अगर एक ऑप्शन को चूज करना चाहो, और अगर हम इसको एक एथिक्स के नज़रिए से देखें, तो आपके हिसाब से सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? एथिक्स के हिसाब से, अगर आपको सड़क पे चलते हुए 10 रुपए मिले, आप 10 रुपए रखोगे या 10 रुपए टीचर को जाके दे दोगे? एथिक्स के नज़रिए से सोचो, ये मत सोचो कि आपने बचपन में क्या किया है। एथिक्स के नज़रिए से तो हम यही कहेंगे ना सर कि वी विल यूज दी ऑप्शन नंबर 2। उसका रीज़न क्या है? हम ऑप्शन नंबर 2 इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि एथिक्स हमें ये कहता है कि वी मस्ट ऑलवेज डू द राइट थिंग। ये सबसे पहली चीज आज हम समझते हैं। वी मस्ट ऑलवेज डू द राइट थिंग। बहुत साधारण लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ बेटा। अभी इस साधारण लैंग्वेज से स्टार्ट करके एक बहुत ही हाई एडवांस्ड लैंग्वेज तक हम लोग जो है पहुंचेंगे। बट आप धीरे धीरे चीज को अपने माइंड में, इस थिंकिंग को बिल्ड करो। एथिक्स का सबसे साधारण तरीके से मतलब यहाँ पर क्या हुआ सर? एथिक्स का मतलब ये हुआ कि ऑलवेज डू द राइट थिंग, विच मीन्स कि ये जो 10 रुपए का नोट था, बिकॉज ये आपका था ही नहीं, तो राइट थिंग ये है कि हम इसको अपने पास रखेंगे भी नहीं। वी विल गिव इट। टीचर उसको क्या करेगी क्या नहीं करेगी इज नॉट आवर कंसर्न। कंसर्न ये है कि भाई हमारी वो चीज नहीं थी ना, तो हम उसको नहीं लेंगे। क्योंकि राइट चीज हमें ये कहती है। पहली बात। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कॉलेज में थे। सो यू आर इन अ कॉलेज, यू आर सिटिंग इन अ कैंटीन, कैफेटेरिया। योर फ्रेंड कम्स, enters द कैफे, बट स्लिप्स ऑन द फ्लोर। फ्लोर गीला था, स्लिप कर गया। आप क्या करोगे सर? फर्स्ट ऑप्शन ये है कि यू विल लाफ एट हिम, जो हम लोग करते ही हैं अक्सर। दोस्त गिर गया, बेवकूफ है, गधा है, ऐसा कुछ ऊट पटांग बोल भी दिया उसको एडजेक्टिव लगा के। सेकंड ऑप्शन क्या है सर? गो एंड हेल्प हिम। अब देखो, बात फिर वही है। हमने अपने कॉलेज लाइफ में क्या किया है, हमें उस पर अभी परछाई नहीं डालनी। ईमानदारी से कॉलेज लाइफ में हम सब हंसे हैं।
और शायद जब हम भी गिरे तो हमारे दोस्त भी हम पे हंसे। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा एक एथिक्स के नजरिए से। एथिक्स इज वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड। ये नया पॉइंट मैंने आपको दिया। पिछले एग्जाम्पल में हमने बोला कि एथिक्स इज ऑल अबाउट डूइंग समथिंग विच इज राइट। इस एग्जाम्पल में हमने बोला कि एथिक्स इज ऑल अबाउट डूइंग समथिंग वेयर वी मस्ट ऑलवेज डिस्प्ले काइंड बिहेवियर। काइंडनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो सर फिर सेकंड ऑप्शन काम का है कि वो गिर गया तो भाग के जाओ, उसकी हेल्प करो, उसको उठाओ। क्योंकि बीइंग काइंड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट सर। बिकॉज जब आप काइंड होते हो, जब आप राइट चीज करते हो, तो एथिक्स कहता है कि ये एक आपके बिहेवियरल पैटर्न का एक राइट डायरेक्शन है। अब आते हैं एक और चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं। यू वर एट होम, यू ओपन द फ्रिज, यू एट चॉकलेट्स। इन द इवनिंग योर मदर आस्क्ड, शी आस्क्ड हु एट द चॉकलेट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज, आप क्या करोगे इस केस में? यू रिफ्यूज, नहीं हमने नहीं खाई। बिल्ली आई थी फ्रिज खोल के खा गई। सेकंड ऑप्शन इज, यू एक्सेप्ट, हमने खाई, क्या उखाड़ लोगे? ऐसे नहीं बोलना, मतलब मम्मी को चांटा वांटा पड़ जाएगा, बट आप एक्सेप्ट कर लोगी, हाँ जी हमने खाई। एथिक्स क्या कहता है सर? एथिक्स हमें ये कहता है कि सर वी मस्ट ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ। ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ, नेवर लाई। झूठ नहीं कभी बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा सर? सेकंड ऑप्शन इज लॉजिकल अगेन। सेकंड ऑप्शन इज लॉजिकल अगेन। ये बात तो फैक्ट है सर। अब ये जो तीन एग्जांपल हमने देखे, इसके बेसिस पे हम एक चीज तो कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सर एथिक्स जो है इज नंबर वन समथिंग वेयर वी ऑलवेज डू द राइट थिंग। Ethics is something where we are always kind, and ethics is something where we always accept the truth. ये तीन चीजें सबको समझ आई या नहीं आई सर? जो हमने तीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स निकाली कि एथिक्स क्या है, ये सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ सर? तो आज अगर आपको इस क्लास के बाद कोई ये पूछे कि भाई एथिक्स होता क्या है, आप चाहे उसको एक बहुत बड़ा डेफिनेशन ना दे पाओ, कम से कम इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि सर आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी एथिक्स को लेके है उसकी कैपेबिलिटी से बेटर होगी। क्योंकि आपका जो फेलो फ्रेंड होगा ना सर, वो कोई एथिक्स की रटी रटाई डेफिनेशन सुनाने की कोशिश करेगा, आप एथिक्स को समझाने की कोशिश करोगे। ये हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि हम समझें। अब इसमें रटने का कुछ नहीं। ये तीन जो पॉइंट्स आपके सामने, देयर इज नथिंग टू क्रैम इन दिस। दीज आर व्हाट वी जनरली अंडरस्टैंड दैट दीज आर पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर। ये तो हमारे डे टू डे बिहेवियर का हिस्सा है कि हमें हमेशा सही चीज करनी चाहिए, काइंड रहना चाहिए, हमें हमेशा ट्रुथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चीज क्लियर हुई? अब
आपके वर्कबुक में ना नीचे कुछ केस स्टडीज दी होंगी, उनको फॉर द टाइम बिंग अभी छोड़ो। कम टू पेज नंबर 5। ओपन पेज नंबर 5 इन योर वर्कबुक। पहले हम पूरी थ्योरी को ढंग से समझ लेते हैं। पेज नंबर 5 पे आ जाओ। पेज नंबर 5 पे अब आप देखोगे कि वहां पर कुछ डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की गई है। अब यहाँ पर हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है सर। यू एंड योर सिस्टर आर एट होम। यू हैव 10 चॉकलेट्स इन योर बैग। आपके बस्ते में 10 चॉकलेट है। बट योर सिस्टर हैज 0। अब आप क्या करोगे? आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। सो व्हाट विल यू डू? सर फर्स्ट ऑप्शन ये है कि यू विल स्टार्ट ईटिंग अलोन। 10 में से दो चार चॉकलेटें निकाली, खाना चालू कर दिया। दूसरा ये है कि सर आपकी सिस्टर ने चॉकलेट मांगी, आपने रिफ्यूज कर दिया, आपने कहा चल मोटी, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, मेरी चॉकलेट से। तीसरा आप क्या कर सकते हो सर? यू कैन शेयर फ्यू चॉकलेट्स विद हर, नोइंग कि उसके पास चॉकलेट्स नहीं है। ये दो चीजें आप कर सकते हो सर। तीन चीजें आप कर सकते हो। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में एथिक्स के नजरिए से क्या करोगे सर? एथिक्स हमें ये कहता है यहाँ पर कि सर वी मस्ट बी ऑलवेज फेयर एंड काइंड। ये एथिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन है साधारण लैंग्वेज वाली, कि वी मस्ट ऑलवेज बी फेयर एंड काइंड। अगर हम कहते हैं कि वी मस्ट ऑलवेज बी फेयर एंड काइंड, तो इससे एक चीज तो निकल गई कि इन दिस एग्जाम्पल यू मस्ट शेयर चॉकलेट्स विद योर सिस्टर। अगर हमें एथिक्स ये सिखाता है कि वी मस्ट बी फेयर एंड काइंड, तो वी मस्ट ऑलवेज शेयर चॉकलेट विद आवर सिस्टर। और बच्चे यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जो हमने यूज किए। लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स। वर्ड नंबर 1 इज बीइंग फेयर, वर्ड नंबर 2 इज बीइंग काइंड। क्या मतलब है इन दोनों का सर? बीइंग फेयर का मतलब ये होता है सर कि एवरीवन गेट्स अ प्रॉपर शेयर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप एक सिविल सर्वेंट भी होगे ना सर, उस समय हम ये कहते हैं सिविल सर्वेंट मस्ट बी फेयर एंड काइंड। फेयर का मतलब है कि सिविल सर्वेंट मस्ट इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स अ प्रॉपर शेयर। इसको कहते हैं एक साधारण लैंग्वेज में हम फेयरनेस। ये आपने वर्ड सुना होगा फेयरनेस, पर लोगों को इसका मतलब ही नहीं कभी समझ आता कि होता क्या है। फेयरनेस अब समझ आया क्या होता है? कि सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए सर। अब इसमें आगे बहुत सारी थ्योरीज आएंगी, थिंकर आएंगे, अपन पढ़ेंगे उनको। और फेयरनेस में सबसे बड़ा थिंकर पता है कौन है? आप अगर ये लाइन समझोगे कि फेयर का मतलब होता है एवरीवन गेट्स अ प्रॉपर शेयर ना बेटा, तो आगे जाकर जब मैं आपको जॉन रॉल्स की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वो आप समझ जाओगे। जॉन रॉल्स एक थिंकर है सर। जॉन रॉल्स हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी है। जॉन रॉल ने एक ही चीज बोली है सर, जस्टिस इज फेयरनेस। चलो वो तो बड़ी एडवांस चीज है, पढ़ेंगे उसको आगे 2-3 महीने बाद। पर ये चीज समझ आई, एवरी वन गेट्स अ प्रॉपर शेयर। देखो आपकी थिंकिंग ऐसे बढ़ेगी बेटा कोर्स में। इस बेसिक चीज से हम जॉन रॉल्स तक जाएंगे। सीधा जॉन रॉल्स की डेफिनेशन नहीं चाहिए पर हमें आपके ऊपर। मेजोरिटी लोग यही करते हैं, वो आपको जॉन रॉल्स की डेफिनेशन रटवाएंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं रटवाऊंगा, समझो इस चीज को। अब दूसरी चीज हमने कहा बीइंग काइंड। बीइंग काइंड का क्या मतलब होता है जी यहाँ पर? बीइंग काइंड का मतलब होता है सर डूइंग थिंग्स
टू मेक अदर्स फील गुड। बीइंग काइंड मीन्स डूइंग थिंग्स टू मेक अदर्स फील गुड। आपने अपनी सिस्टर को अगर 5 चॉकलेट दे दी 10 में से, तो सर यू आर बीइंग काइंड, क्योंकि आपने उसकी खुशी के लिए एक स्टेप उठाया। जब आप एक सिविल सर्वेंट होते हो सर, उस समय आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एवरी वन गेट्स अ प्रॉपर शेयर। आपका ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि सर, बिकॉज यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, और एक पब्लिक सर्वेंट क्या काम कर रहा है सर? पब्लिक सर्वेंट इज प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्वेंट अगर एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस पब्लिक सर्विस से अगर वो काइंड है, पब्लिक सर्वेंट की एक वैल्यू काइंड है कि द पब्लिक सर्वेंट इज अ काइंड पर्सन, ही विल बी व्हाट वी कॉल एज एम्पथेटिक। ही विल डिस्प्ले अ वैल्यू कॉल्ड एम्पथी। एम्पथी को आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एम्पथी क्या होती है, कैसे आती है, कैसे नर्चर किया जा सकता है। पर सर एम्पथी का रूट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बीइंग काइंड। और एक चीज देखो सर, अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से समझो और सुनो। अगर एक पब्लिक सर्वेंट काइंड है, वो ये इंश्योर कर रहा है कि भाई दूसरों की खुशी के लिए भी हमें कॉन्डक्ट करना चाहिए। अगर एक पब्लिक सर्वेंट काइंड है, दूसरों की खुशी के लिए फोकस कर रहा है, और वो कोई टास्क करता है, वो कोई एक्शन लेता है, और उस एक्शन से काइंडनेस निकलती है, काइंडनेस दिखती है उस एक्शन में, तो सर वो काइंडनेस किसके ऊपर होगी? जो भी सर्विस ले रहा होगा उसके ऊपर होगी। और सबसे बड़ी बात सर, आप एक एक्ट ऑफ काइंडनेस तब करोगे ना सर, जब आपके अंदर एज अ पब्लिक सर्वेंट ये एक इनहेरेंट वैल्यू है। इनहेरेंट वैल्यू मीन्स कि आपके अंदर एक काइंडनेस की ऑलरेडी एक थिंकिंग है। सर कोई भी खड़ूस आदमी काइंड तो नहीं हो सकता। काइंड तो वही व्यक्ति होगा ना जो अंदर से काइंड है, जिसको पता है कि दूसरे का दर्द भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर इनहेरेंट वैल्यू होनी चाहिए एम्पथी की, टू बी काइंड। आप जिस चीज को समझ रहे हो, a public servant has to have a value of empathy to be kind, and kindness comes from empathy. Kindness comes from empathy. अच्छा, अब दूसरी चीज देखो, अगर एक पब्लिक सर्वेंट काइंड है और उसके एक्शंस में काइंडनेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सर वो पब्लिक सर्वेंट जब पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो पब्लिक सर्वेंट एट द एंड ऑफ द डे खुश भी होगा, हैप्पी भी होगा। ये बात फैक्ट है या नहीं है? सर जब आप इनहेरेंटली काइंड हो, आपके एक्शंस में काइंडनेस रिफ्लेक्ट हो रही है, आप पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप जन सेवा प्रोवाइड कर रहे हो, पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करने के बाद रात को सोने के समय दिन दिल में आपको भी खुशी मिलेगी कि चलो यार आपका दिन अच्छा गया, आपने अच्छे कार्य किए आज पूरा दिन। तो कहने का मूल रूप से मकसद क्या निकला? मूल रूप से मकसद ये निकला कि बस पब्लिक सर्वेंट अगर आज की डेट में काइंड है, तो वो एम्पथेटिक है। और अगर वो काइंड और एम्पथेटिक है और वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे काइंडनेस की वजह से पब्लिक सर्विस जो है उसके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। ये बात तो कहना गलत नहीं होगा सर। ये पॉइंट सबको समझ आया नहीं आया? एक पब्लिक सर्वेंट अगर काइंड है, अगर वो एम्पथेटिक है, और वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करके काइंडनेस अपने एक्शंस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रात को सोने के समय उसके हिसाब से पब्लिक सर्विस एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है उसके लिए। ये पॉइंट समझ आया आपको? इस पॉइंट को समझने में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है।
और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ये पॉइंट समझ आया तो ये 2021 का मेंस का क्वेश्चन है। हाउ इज पब्लिक सर्विस अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स? आपके दिमाग में एक डायरेक्शन तो आई अब लिखने की। ये पीवाई क्यू था सर। और देखो क्या पीवाई क्यू है ये। आपको लगता है कि इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आप लिख नहीं पाओगे? सब लिख पाओगे आप, और अच्छे से लिख पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि आप वो लिखोगे जो रटा रटाया नहीं होगा, कोई टेम्पलेट नहीं होंगे सर। आप वो लिखोगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग समझाएगी आपको। इस रीजन से आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाउ इज पब्लिक सर्विस अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर? काइंडनेस से। आप एग्जाम्पल कैसे दोगे इस प्रकार का? अभी तो हमने बहुत लेमन एग्जाम्पल लिया कि भाई सिस्टर को चॉकलेट देनी थी। अभी जब हम एम्पथी बात करेंगे तो एम्पथी में एक पब्लिक सर्विस का एग्जाम्पल लेंगे कि आप एक पब्लिक सर्वेंट थे, आपने एम्पथेटिक होने के नाते ही ये काम किया। पर बेटा, आप एक पब्लिक सर्वेंट थे, एम्पथेटिक होने के नाते आपने ये काम कैसे किया? वो ऐसे किया क्योंकि जब आप एक ब्रदर थे घर में तो आपने अपनी सिस्टर के साथ काइंडनेस किया था। चीज समझ आई? इससे यहाँ पर पॉइंट जो मेरा निकल रहा है वो ये है सर, कि अगर आप घर पे काइंड थे और कल आप अगर एक पब्लिक सर्वेंट बनते हो तो आप एम्पथेटिक हो। और अगर काइंडनेस एक वैल्यू घर पे आपने सीखी, एम्पथी एक वैल्यू आपने पब्लिक सर्विस में अपनाई, तो यहां पर हमारा दूसरा पॉइंट क्या निकला सर? वैल्यूज कहाँ से आती हैं सर? फ्रॉम होम। और इस होम की वैल्यूज को हमने सोसाइटी की क्लास में क्या बोला था वर्ड, याद है? चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, सीआरपी। सो हाउ डू वैल्यूज डेवलप इन अ सोसाइटी सर? ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में 2016। हाउ डू वैल्यूज डेवलप इन अ सोसाइटी? फ्रॉम होम, थ्रू सीआरपी। गिव दिस एग्जांपल व्हेन यू राइट दैट आंसर। सर एथिक्स बहुत आसान है। सिर्फ थिंकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। कोई डेफिनेशन नहीं रटवाऊंगा सर आपको। सिर्फ सोच आपकी ऐसी कर दूंगा कि आप हर एक आंसर अच्छे से लिख के आओगे। और ऐसे एग्जाम्पल्स लिखोगे कि एग्जामिनर कहेगा कि यार ये चाहिए हमें। तो घबराना नहीं, सिर्फ चीजों को समझो। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतनी छोटे से एग्जाम्पल में सर दो बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके। दो बड़े क्वेश्चन सोचो आप। और आप अपने किसी कॉम्पिटिटर से पूछना आज की डेट में, हाउ इज पब्लिक सर्विस अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, भाई साहब वो कुछ रटी रटाई चीजें, टेम्पलेट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये सब सुनाने लगेगा। सिंप्लिसिटी इज द की सर। क्लियर हो गया जी ये सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब हमारी एथिक्स की क्या डेफिनेशन अब बनती है सर? एथिक्स इज अ रूल बुक ऑफ गुड बिहेवियर वेयर राइट कॉन्डक्ट इज एक्सपेक्टेड इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। Sir, most of your ethics books and most of your ethics classes will start by giving you this definition. जो लोगों को समझ ही नहीं आती, then people start cramming it. पर अब आप मुझे ये बात बताओ, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी, ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को अगर हमें कभी लिखना हो एग्जाम में तो हम इस नजरिए से लिखेंगे। पर ये डेफिनेशन को अराइव हमने कैसे किया, ये अब आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सर एथिक्स इज अ रूल बुक, रूल बुक का क्या मतलब है? कि सर ये अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल का मतलब ये है कि सर ये आपको करना ही करना है। क्या करना है? गुड बिहेवियर शो करना है। गुड बिहेवियर को अभी अपन ने क्या डिफाइन किया था, कि वी मस्ट बी काइंड, वी मस्ट बी फेयर। इससे क्या होगा? हमारा कंडक्ट अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात देखो, हमने इस डेफिनेशन में एक नया पॉइंट ऐड किया, लास्ट वर्ड, नो वन इज वॉचिंग। और अगर आपको याद हो तो हमने सारे एग्जाम्पल्स में भी यही बात करी, नो वन इज वॉचिंग। सड़क पे 10 रुपए मिले, आपने उठाए लेकिन टीचर को दे दिए। चॉकलेट बैग से निकाली, देखा बहन बैठी है उसके पास चॉकलेट नहीं है, उसको 5 चॉकलेट दे दी।
फ्रेंड गिर गया तो बिना कुछ सोचे समझे आप तुरंत उठे और जाकर काइंडनेस के तहत उसकी मदद करी। तो यहाँ पर क्या मतलब है सर? यहाँ पर मतलब यह है बेटा कि एथिक्स में जब हम बात करते हैं राइट कंडक्ट की, ये राइट कंडक्ट हमें कब शो करना है? व्हेन नो वन इज वॉचिंग अस। ये सबसे क्रूशल चीज है। ये होता है एथिक्स का सबसे बड़ा टेस्ट। और टेस्ट क्या है? कि व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू, जब आपको कोई देख नहीं रहा। आप घर में थे, घर के फ्रिज में मिठाई पड़ी थी, आपने मिठाई निकाल के खा ली, देख नहीं रहा था कोई। शाम को मम्मी ने पूछा कि बेटा तूने खाई या नहीं खाई, और उस समय आपने जो बिहेवियर दिखाया ये कह के कि हाँ मम्मी मैंने खा ली थी, बीइंग ट्रूथफुल ऑलवेज, उसको एथिक्स कहते हैं बेटा। सो एथिक्स का टेस्ट कब होता है? यहाँ पर। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है एक पब्लिक सर्वेंट के लिए, सोचो आप। कि एक पब्लिक सर्वेंट जो है, वो मान लो एक बिल्डर को मिलने गया, उसके ऑफिस में गया, बिल्डर उसको लंच खिलाने ले गया। लंच पे उसने उसको एक छोटा सा पाउच दे दिया, पाउच के अंदर 4 डायमंड थे। भीड़ भड़क्का था रेस्टोरेंट में, चुपचाप पाउच जेब में डाल लिया। क्या ये एथिकल कंडक्ट है? नहीं है। क्योंकि सर इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, यू ought टू ऑलवेज बी राइट इन योर conduct, even when no one is watching. So what is the biggest test of ethics? Always be right in your conduct, be fair, kind, never lie except the truth when no one is watching. क्लियर हो गया जी? when no one is watching। इसी तरीके से हम अगर एक और डेफिनेशन निकालें एथिक्स की, तो ये कहना गलत नहीं होगा सर कि अब एथिक्स इज नॉलेज और एपिस्टीम ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड deliberately selecting right as a part of conduct। कोई एथिक्स की किताब उठाओगे ना सर, उसमें इस प्रकार की भयंकर डेफिनेशन लिखी होगी। एथिक्स इज द एपिस्टीम ऑफ करेक्टनेस, राइट एंड रॉन्ग। बच्चे को एपिस्टीम का ही नहीं मतलब पता था। एपिस्टीम का मतलब होता है सर नॉलेज। एथिक्स क्या है? हमने क्या बोला अभी? नॉलेज है सर, राइट और रॉन्ग कंडक्ट की। एथिक्स इज द नॉलेज कि भाई क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और डिलिबरेटली राइट सेलेक्ट करना। अब ये जो दो डेफिनेशन हमने लिखी, क्या इन दोनों डेफिनेशन में किसी प्रकार की आपको कोई भी समझने में चैलेंज आया, इशू आया? क्या इन दोनों डेफिनेशंस में जो मैंने लिखी, कोई ऐसा पॉइंट था जो आपको समझ नहीं आया सर? साधारण लैंग्वेज से हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू डेफिनेशन को डिड्यूस किया, कॉम्प्लिकेट नहीं किया हमने सर, सीधा सीधा डिड्यूस किया। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है सर कि इस नजरिए से अगर कोई एथिक्स की किताब भी आ जाए, तो आप सोचो कि किसी स्टूडेंट के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी। पर है ही नहीं कोई। और इस तरीके से लोग पढ़ाते भी नहीं, ना पढ़ते। डेफिनेशंस बड़ी बड़ी हार्ड हिटिंग हार्ड लैंग्वेज वाली चीजों को देखते हैं। तो यहां तक ये चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए साहब कि विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स, दो तीन चीजें हमने जो क्लियरली डिड्यूस कर ली वो ये है कि वी मस्ट ऑलवेज डिस्प्ले द राइट बिहेवियर, वी मस्ट बी फेयर, वी मस्ट बी काइंड, वी मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ, वी मस्ट डू दिस व्हेन नो वन इज वॉचिंग। ये सारा मिलके बनता है सर
बेसिक्स ऑफ एथिक्स। ये हमने अभी तक यहाँ पर बोला है, और हमने इसको बस इस तरीके से थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से बोल दिया कि सर ये एक रूल बुक है जो आपके राइट कंडक्ट को डिस्प्ले करती है, और ये एक आदमी के नॉलेज या उसके एपिस्टीम का पार्ट होती है। खत्म। अब इसमें क्या कॉम्प्लेक्स था? कुछ भी नहीं। आज आधे घंटे के अंदर अंदर सर आपको एथिक्स क्या है एटलीस्ट कम से कम ये समझ आ गया, जो पूरा मॉड्यूल पढ़ने के बाद तक लोग इस साधारण लैंग्वेज में इतने एग्जांपल्स के साथ नहीं लिख सकते। आज अगर मैं आपको ये एक्सरसाइज दूं ना होमवर्क की, तो आप एथिक्स विद 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच वर्ड आराम से लिख लोगे। लिखोगे या नहीं लिखोगे? तो एक काम करते हैं, संडे तक आपको एक असाइनमेंट देता हूं मैं बना के, एक पेन 2 पन्ने का, हर वर्ड के साथ 5 एग्जाम्पल अपने मन के आप लिख के देख लो। सर इम्बेड हो जाएगा दिमाग में। टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट बना के, ठीक है? प्रिंट आउट मार लेना और एग्जाम्पल को वहीं के वहीं लिखना, वर्कबुक के साथ जोड़ लेना, वर्कबुक 1 के साथ। क्लियर हो गया जी ये? आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 9 पे आ जाओ बेटा। बीच में वो केस स्टडी पार्ट को अभी छोड़ दो, पहले नॉलेज गेन कर लेना, फिर केस स्टडी पे आएंगे। और वो भी आप इतने प्यार से करोगे, आप देखना, एक केस स्टडी मैं आपको कराऊंगा क्लास में, उसके बाद सारी आप खुद करोगे। पेज नंबर 9 पे आ जाओ बेटा। वहां पर एथिक्स थ्रू स्कॉलर्स लिखा है, हम वो पढ़ते हैं। देखो अभी एथिक्स क्या है, एक लेमन लैंग्वेज से एक फॉर्मल लैंग्वेज तक तो हम लोग आ गए, ये हमने यहाँ पर कर ही लिया। ये थी लेमन लैंग्वेज, ये थी थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज, थोड़ी सी फॉर्मल। अब इसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाते हैं, ठीक है? तो अब आते हैं स्कॉलर्स। चलो, पहला स्कॉलर है हमारा अरस्तु, एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहते हैं उसको। हिंदी सीख रहा हूँ आजकल सर थोड़ी, ऑप्शनल पढ़ाना है ना 1 सितंबर से, तो थोड़े से हिंदी शब्द भी सीखने पड़ रहे हैं। अरस्तु, एरिस्टोटल सर। एरिस्टोटल क्या कहता है सर? वो कहता है एथिक्स इज अबाउट डेवलपिंग गुड वर्च्यूज। ये लाइन बोली बेटा उसने, एथिक्स इज अबाउट डेवलपिंग गुड वर्च्यूज। एरिस्टोटल का यही आंसर है। अगर आप पूछो तो वो ये बोलता है। क्या मतलब? एक एक वर्ड को देखते हैं, बहुत इजी है, 2 मिनट में आप सारा समझ जाओगे। एथिक्स का क्या मतलब है सर? राइट एंड रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग होना। एथिक्स का मतलब है कि राइट एंड रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग के बाद राइट को सिलेक्ट करना। एथिक्स का मतलब है कि राइट को सिलेक्ट करने का मतलब है कि भाई हर बार हमें फेयर, काइंड, ट्रूथफुल, नो वन इज वॉचिंग करना। FKTN, फेयर, काइंड, ट्रूथफुल, नो वन इज वॉचिंग। ये तो एथिक्स हो गया। अब देखो उसने क्या बोला दूसरी चीज, एथिक्स इज ऑल अबाउट डिवेलपिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सर। डेवलपिंग का मतलब यहां पर ये है कि सर एथिक्स जो है दे आर नॉट इन्नेट। इन्नेट एक अंग्रेजी का वर्ड है बेटा। इन्नेट का मतलब होता है कि आपके अंदर जब आप पैदा होते हो तो एथिक्स नहीं होते सर। इन्नेट, दे आर नॉट इनसाइड यू। डेवलपिंग का मतलब है कि सर दे आर अक्वायर्ड। दे आर अक्वायर्ड, यानी कि सर एरिस्टोटल ने कहा एथिक्स आर अक्वायर्ड, यानी कि सर एथिक्स को आप लर्न कर सकते हो, कैन बी लर्नड। यानी कि सर एथिक्स नॉट ओनली कैन बी लर्नड, इफ दे कैन बी लर्नड मीन्स दे कैन बी टॉट।
एथिक्स सिखाए भी जा सकते हैं, लर्न भी किए जा सकते हैं। तो एरिस्टोटल का मानना क्या है सर? कोई आदमी एथिकल पैदा नहीं होता सर। एरिस्टोटल का मानना यह है कि सर एथिक्स सीखे जाते हैं। यहां पर मैं आपको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और डीपर ले जाना चाहूंगा। अगर एरिस्टोटल बोल रहा है कि एथिक्स अक्वायर्ड है, लर्न किए जा सकते हैं, सिखाए जा सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि सर ये डिपेंड करता है कि आपको सिखाए गए हैं या नहीं गए हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने लर्न किए हैं या नहीं किए हैं। और ये निर्भर करेगा कि आप कौन सी सिचुएशन में थे, कि आपको एथिक्स की नॉलेज मिली या नहीं मिली। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि सर एरिस्टोटल एक सिचुएशनल थिंकर है, तो आप समझोगे इस पॉइंट को, कि भाई उसके हिसाब से एथिक्स आर सिचुएशनल। दे डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आर यू गिवन द नॉलेज ऑफ एथिक्स और नॉट, हैव यू टेकन द नॉलेज ऑफ एथिक्स और नॉट। सिचुएशन पे निर्भर करेगा ना सर, आपकी जीवन की परिस्थितियों पे निर्भर करेगा कि आपको एथिक्स सीखने का मौका मिला या नहीं मिला। मौका मिला तो आपने सीखे या नहीं सीखे। मौका मिला और आपने सीखे, तो क्या सीखे, कि क्या आप राइट रॉन्ग में से सिलेक्शन कर पा रहे हो, क्या उसमें से राइट को सिलेक्ट कर पा रहे हो। राइट को सिलेक्ट करने का मतलब है कि क्या आप फेयर, काइंड, क्या आप आज की डेट में ट्रुथफुल और व्हेन नो वन इज वॉचिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये चीज समझ लो। तो यहां तक क्लियर हुआ जी एरिस्टोटल का पॉइंट, सिचुएशनल वाला। अब देखो एक चीज और है, एरिस्टोटल ने एक शब्द का और प्रयोग किया बेटा, वो भी देख लेते हैं एक बार, क्या चैलेंज है इसमें। एरिस्टोटल कहता है कि सर एथिक्स आर ऑल अबाउट डेवलपिंग गुड वर्च्यूज। इसका क्या मतलब है सर, गुड वर्च्यू? गुड तो सबको समझ आता है, वर्च्यू का क्या मतलब? वर्च्यू का मतलब यहां पर यह है कि सर गुड हैबिट, गुड हैबिट, अच्छी आदतें। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला सर? एरिस्टोटल ने बोला कि बच्चे एथिक्स जो है, इट इज ऑल अबाउट लर्निंग गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को सीखना। और कोई भी जो अच्छी आदत होती है, उस आदत को हम वर्च्यू कहते हैं। आदत इज कॉल्ड वर्च्यू। नया वर्ड है, सीख लो आज, वर्च्यू। अब देखो बेटा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल ने कहा कि भाई एथिक्स इज ऑल अबाउट डेवलपिंग गुड हैबिट्स, एथिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग गुड हैबिट्स, एथिक्स इज ऑल अबाउट अक्वायरिंग गुड हैबिट्स। ये चीज तो सबको समझ आ गई, ये तो बड़ी साधारण सी लैंग्वेज थी। पर हम एग्जाम में क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिस्टोटलियन एथिक्स फोकस ऑन acquisition of good virtues leading to eudaimonia। एक वर्ड यूज किया है मैंने, यूडाइमोनिया, मेरा वर्ड नहीं, एरिस्टोटल का वर्ड है। एरिस्टोटल क्या बोल रहा है? जब आप एथिक्स लर्न करते हो, गुड हैबिट्स अक्वायर करते हो, तो आपको एंड में पता है क्या मिलता है? अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। अभी अपन ने ये चर्चा की थी कि व्हेन यू आर फेयर, काइंड एज अ पब्लिक सर्वेंट, एंड व्हेन यू डू एम्पैथेटिक एक्शंस एज अ पब्लिक सर्वेंट, यू विल हैव अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम पब्लिक सर्विस। ये बात की थी हमने अभी, कि जब आप एक
एम्पथेटिक आदमी होते हो, पब्लिक सर्वेंट होते हो, एम्पथेटिक तरीके से पब्लिक सर्विस के एक्शंस करते हो, तो आपको पब्लिक सर्विस एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस दिखती है। एरिस्टोटल भी यही बोल रहा है। वो कह रहा है कि सर कोई आदमी अगर जीवन में अच्छे एथिक्स लर्न करता है, यानी कि अच्छे हैबिट्स लर्न करता है और अक्वायर करता है, तो इन अच्छे हैबिट्स को प्रैक्टिस करने से उसको एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस मिलती है। ये चीज समझ आई कि अच्छे हैबिट्स लर्न करने से और प्रैक्टिस करने से स्टेट ऑफ हैप्पीनेस मिलती है। और एरिस्टोटल ने यही स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को बोला कि उसको हम यूडाइमोनिया कहते हैं। यूडाइमोनिया क्या है? स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। सो व्हाट इज यूडाइमोनिया? अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ये कब आएगी? व्हेन यू प्रैक्टिस एथिक्स, एथिकल बिहेवियर, व्हेन यू प्रैक्टिस गुड हैबिट्स दैट यू हैव अक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ एथिकल बिहेवियर। तो सर एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें तो क्लियर हो गई सर हमें। हमने दो वर्ड सीख लिए एरिस्टोटल से, वर्च्यू यूडाइमोनिया। वर्च्यू का मतलब हैबिट, यूडाइमोनिया का मतलब हैप्पीनेस। दो नए शब्द ऐड हो गए जी आज आपकी वोकेबलरी में। अब आप आंसर लिखोगे ये लिख के तो सोचो कितना बढ़िया होगा सर। अब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे सर? आप बोलोगे इस तरीके से बेटा। एरिस्टोटल्स एथिक्स आर acquired and based on good virtues. They promote eudaimonia. ये चीज तो अपन ने एरिस्टोटल के थ्रू देख ली। लेकिन अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं। क्वेश्चन आया था जो अभी अपन ने बात करी, हाउ इज पब्लिक सर्विस अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? कैन पब्लिक सर्विस बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? आंसर इज यस, बिकॉज अ पब्लिक सर्वेंट ड्रिवन बाय एरिस्टोटलियन एथिक्स will strive for यूडाइमोनिया। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं तो ये समझ आ रहा है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर एरिस्टोटल के एथिक्स को सीख के अप्लाई करेगा तो उसका एंड गोल यूडाइमोनिया होगा। और यूडाइमोनिया इज व्हाट? अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस विच इज कमिंग फ्रॉम वेयर? पब्लिक सर्विस। बाय whom? बाय द पब्लिक सर्वेंट। वही क्वेश्चन का आंसर बेटा 15 मिनट पहले एक अलग नजरिए का था। वही क्वेश्चन का आंसर 15 मिनट के बाद एक नई लाइन के थ्रू, एक नए कॉन्सेप्ट के थ्रू इम्प्रोवाइज हो गया। उस क्वेश्चन में बच्चा रटा रटाया आंसर लिख के आएगा, आप इस थिंकिंग के बेस पे आंसर लिखोगे। सर आपके 130 नंबर नहीं आए तो मुझे बताना आप बस। आप सिर्फ ये चीज को समझो किस तरीके से आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन इवॉल्व हो रही है, किस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है। एरिस्टोटल का ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया था? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है। यूडाइमोनिया और वर्च्यू दो शब्द सबने सीख लिया आज। डीपली दिमाग में घुसा लेना। ठीक है। एक असाइनमेंट दूंगा ना आपको, उस असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दूंगा ना उसको ध्यान से स्टडी करना और लिखना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे कांत भाई। नेक्स्ट, कांत क्या कहता है जी? एथिक्स इज ऑल अबाउट फॉलोइंग द राइट रूल्स नो मैटर व्हाट।
कांत ने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली सर। कांत ने कहा कि सर जीवन में जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाए कि आपको गलत ही कार्य करना है, पर फिर भी आप राइट चीज करो। क्योंकि एथिक्स मीन्स कि डूइंग द राइट थिंग एंड फॉलोइंग द राइट रूल्स, नो मैटर व्हाट। एग्जाम्पल, आप एक सिचुएशन में फंसे हो, आपको पता है कि उस सिचुएशन में इफ यू लाई यू कैन इजीली गेट आउट, वेयर एज इफ यू स्पीक ट्रूथ यू मे गेट कॉट। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है सबके साथ कि सच बोल देने से दिक्कत हो जाएगी, झूठ बोल दिया तो शायद निकल जाए। तो आदमी सोचता है यार निकलना ही बेटर है, अपने को फंसना काहे को। तो आदमी क्या करता है सर, इजी वे आउट, झूठ बोल देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूं आपके डेली लाइफ में क्या होता है सर, कांत का। इस एग्जांपल के बाद आप कांत कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि कांत आपको हर रोज याद आएगा। आप कार या बाइक चला रहे थे, रात का टाइम था, सिग्नल रेड था, ट्रैफिक नहीं था, आप रेड सिग्नल पे भी निकल गए। अब नहीं भूलोगे कांत, क्योंकि जितनी बार रेड लाइट टापोगे रात को कांत याद आएगा। होता है नहीं होता सर। कांत ने कहा कि सर कम वॉट में ऑलवेज फॉलो द रूल। रूल ये है कि सर सिग्नल रेड है तो रुकने का है, खत्म बात। टाइम रात का हो या अर्ली मॉर्निंग हो, सुबह 5 बजे, सड़क पे ठुल्ला खड़ा नहीं खड़ा हमें क्या लेना देना। हमें ये चीज इंश्योर करनी है सर कि हमें रूल फॉलो करना है, हमें इंस्पायर नहीं होना और किसी से। हमें सिर्फ इस चीज से इंस्पायर होना है कि हम अपना कंडक्ट राइट कर रहे हैं। सो व्हाट इज एथिक्स एज पर कांत सर, फॉलोइंग द रूल्स व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अब आप लिंक कर पा रहे हो वो पॉइंट को जो हमने पहले इतना एम्फोसाइज किया था, नो वन इज वॉचिंग, नो वन इज वॉचिंग। और उस समय मैंने आपको बताया था कि सर एथिक्स का असली टेस्ट क्या होता है कि व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। कांत, उसने बोला था ये, नो मैटर व्हाट, नो वन इज वॉचिंग। आपको यही करना है सर, आप गलत काम नहीं करेंगे। क्लियर हुआ जी। कांत ने बहुत इजी लैंग्वेज में बोला, इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में कांत नहीं समझ सकते। पर कांत के और भी आइडियाज है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करेंगे, पर फाउंडेशन ये है। अच्छा, अब एक पॉइंट बिफोर वी मूव फ्रॉम कांत, कांत ने क्या बोला सर, फॉलो रूल। रूल फॉलो करने का मतलब क्या है सर, अगर आपका एक रूल बना हुआ है तो इट इज योर ड्यूटी टू फॉलो इट। इट इज योर ड्यूटी टू फॉलो। अगर एक रूल बना है, कांत कह रहा है रूल को फॉलो करो, तो दैट मीन्स कि इट इज योर ड्यूटी टू फॉलो। तो कांत ने किस चीज पे फोकस करा सर, दैट एथिक्स मीन्स ड्यूटी। कांत ने किस चीज पे फोकस करा कि एथिक्स इज ड्यूटी सर। अब अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ पर इन्फ्रेंस लेके ये बोलूँ तो आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो कि कांत गेव ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, कि एथिक्स इज ऑल अबाउट फॉलोइंग नॉट ओनली द रूल बट एज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी टू फॉलो द रूल। तो कैन वी से कांत गिव ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, ऑल अग्री टू इट। और एक चीज देखो, आप सब जानते हो कि कांत मॉडर्न थिंकर है, मॉडर्न टाइम्स में आया था, सबको पता है। अब देखो मजा, एक्स फैक्टर बताया था जो, कांत ने क्या बोला, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। ड्यूटी पे फोकस करना है हमें, हमारी ड्यूटी है कि हमें रूल फॉलो करना है तो हम करेंगे सर। कांत मॉडर्न थिंकर है सर, लेकिन ब्यूटी क्या है सर, ये चीज जो कांत ने बोली आज से कई हजार साल पहले,
भगवत गीता ने बोली थी। थ्योरी ऑफ कर्मा। ये है सर आपके लिए एक एक्स फैक्टर। थ्योरी ऑफ कर्मा। इसको आगे बिल्ड करेंगे सर। इसको जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ निष्काम कर्मा। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा सर कि कांट्स ड्यूटी बेस्ड एथिक्स आर इंस्पायर्ड बाय भगवत गीता टुडे। अब देखो यही फर्क है बच्चे। आपका कॉम्पिटिटर कांत लिखेगा, ड्यूटी एथिक्स लिखेगा, अगर उसको पता होगा तो। आप लिखोगे सर कांत इंस्पायर्ड बाय गीता एंड थ्योरी ऑफ कर्मा गिव ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। एग्जामिनर 10 में से इसको 1 नंबर देगा, एग्जामिनर इस लाइन को 10 में से 3 नंबर देगा। ये फर्क है सर। कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, कोई नोट्स नहीं पढ़े, कोई किताब नहीं पढ़ी, सिर्फ एक चीज पे फोकस किया था, थिंकिंग। आप सोचो 8 महीने यही चलेगा, और अभी भी कई लोग एथिक्स इधर उधर से पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि थिंकिंग इंप्रूव करनी है। कोई बात, अच्छा है, कम लोग पढ़े, वही लोग निकले। ये चीज क्लियर हुई सर। कांत इंस्पायर्ड बाय गीता थ्रू दी थ्योरी ऑफ कर्मा गिव ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। ये एक्सपेक्टर है सर, इतना छोटा सा, पर बहुत डिफाइनिंग चीज है सर। क्योंकि एग्जामिनर ऐसी छोटी चीजों को ढूंढता है कि आप कैसे रिलेट कर रहे हो मॉडर्न एथिक्स को एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन से, जिसको हम एक शब्द देते हैं जो मैं आगे यूज करूंगा, जो आपको अब अगली क्लासेस में पता होना चाहिए सर। इट्स कॉल्ड द धार्मिक लिटरेचर। धार्मिक लिटरेचर। धार्मिक लिटरेचर हैज नथिंग टू डू विद धर्म। धार्मिक लिटरेचर इज सर स्पिरिचुअल लिटरेचर, द लिटरेचर दैट गाइड्स अस, दैट्स आवर फिलोसॉफिकल लाइट। क्लियर हुआ जी ये? कांत। आगे बढ़ते हैं सर। जेम्स रैशल क्या कहता है सर? कहता है जी कि एथिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग एंड देन सिलेक्टिंग द राइट। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ये तो वही बात है। बेटा बात वही है, लेकिन यहाँ पर बस रैशल ने एक शब्द एक्स्ट्रा ऐड किया है, और वो वर्ड है थिंकिंग। रैशल कहता है कि सर कोई भी आदमी, कोई भी जब कंडक्ट शो करता है ना, उस कंडक्ट का आउटकम देखो। कोई भी आप बिहेवियर शो करोगे तो सर कुछ ना कुछ तो आउटकम होगा। अब वो आउटकम या तो सही होगा या गलत होगा, है या नहीं है? 10 रुपए सड़क पे पड़े थे, अपन ने उठा लिए, तो कंडक्ट था। बैग से चॉकलेट का थैला निकाला, 10 चॉकलेट्स थी, बहन सामने बैठी थी, उसके पास कुछ नहीं था, एक चॉकलेट खोल के खाने लगे बिना उसकी तरफ देखे, कंडक्ट था। तो जेम्स रेशल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सर जो कंडक्ट होता है ना सर, कोई भी आदमी कंडक्ट डिपेंड करता है उसके थिंकिंग पे। यानी कि कोई भी आदमी कोई कंडक्ट शो नहीं करता बिना सोचे समझे। यानी कि जेम्स रेशल कह रहा है बॉस, हर बिहेवियर के पीछे एक थिंकिंग होती है सर। अगर बिहेवियर एक आउटकम है जो आपने शो किया, उसके पीछे हमेशा से एक थिंकिंग थी और थिंकिंग है। तो हर बिहेवियर के पीछे एक थिंकिंग है।
बिना थिंकिंग के कोई बिहेवियर आप शो ही नहीं कर सकते। बिना थिंकिंग के कोई बिहेवियर आप ला ही नहीं सकते। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर ये कहना तो अब गलत नहीं होगा सर कि फॉर जेम्स रैशल ethics is a cognitive process where cognition was applied for a right outcome। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं तो ये आप समझ रहे हो सर? कॉग्निटिव प्रोसेस वर्ड यूज किया मैंने। कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब है थिंकिंग, कॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग। क्लियर हुआ ये नहीं हुआ सर? अच्छा, अब अगर मैं एक बात बोलूं, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, और वो पॉइंट ये है सर कि इफ कांत गेव ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, गीता गेव कर्मा बेस्ड एथिक्स, एरिस्टोटल गेव यूडाइमोनिया एथिक्स, हैप्पीनेस बेस्ड एथिक्स, देन जेम्स रैशल गेव कॉग्निटिव एथिक्स। अगर मेरे को इन सारों को एक एक लाइन में समराइज करना है, एक एक वर्ड में, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता सर? आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो सर? कॉग्निटिव, थिंकिंग बेस्ड, सोच बेस्ड। क्लियर हुआ जी ये सब? अब देखो लास्ट, गांधी जी। एथिक्स इज अबाउट बीइंग नॉन वायलेंट एंड हैविंग लव फॉर ऑल। गांधी जी ने तो सबसे नॉन कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन दी है साहब, कि एथिक्स इज ऑल अबाउट बीइंग नॉन वायलेंट एंड हैविंग लव फॉर ऑल। तो अब आपको बेसिक एथिक्स, एरिस्टोटल, जेम्स रैशल, कांत और गांधी, इन सबके थ्रू आपको ये एथिक्स क्या है ये क्लियर हो गया सर? जितना मैंने बताया सर, समझ आया आप? जो चीजें हम बात कर रहे हैं समझ आ रही हैं सर? कोर्स डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? कुछ ऐसी चीज तो नहीं लग रही जो कि बिल्कुल ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रही है सर? क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार से जल्दबाजी करके